वेलकम बैक दोस्तों, मैं आज से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने श्रेष्ठ टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और तीसरा चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है अपने संख्याओं के साथ खेलना। और हमने क्या पिछले वीडियो में 3.3 प्रश्नावली के बाद आगे कर लिया था और हमें जो 3.4 प्रश्नावली में करना था हमने उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। तो बिना देरी के भी 3.4 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में निम्न के सार गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। अब देखिए सार गुणनखंडन होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सार गुणनखंडन होता क्या है। कोई भी जब दो नंबर गिवन हो और उसका जो फैक्टर हो उसका जो गुणनखंडन होगा और दूसरे नंबर का जो फैक्टर होगा और उन दोनों नंबर में जो फैक्टर अगर सेम होगा तो वही क्या होता है, उसका सार गुणनखंडन होता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 20 का गुणनखंडन क्या होगा, बताइए 20 का गुणनखंडन क्या होगा। अगर मैं कहूँ 20 का गुणनखंडन क्या होगा, 1 होगा क्योंकि हमें पता है 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि देखिए 3 का क्या रूल है, सभी संख्याओं का योग क्या हो, 3 का एक गुना जो, तो 3 नहीं होगा। 4 पंचे 20 होता है, 5 होता है, 5 चौक 20 होता है। 6 भी नहीं होगा। 6 कैसे नहीं होगा, क्योंकि 2 अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाग तो 6 से भी भाग हो जाएगा। 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, डायरेक्ट 10 से होगा और उसके बाद किससे होगा, 20 से होगा। ठीक है। अब देखिए 28 का क्या गुणनखंडन होगा, बताइए। 28 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, क्या 3 होगा, 3 नंबर 27 नहीं होगा। 4 होगा, ठीक है, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा नहीं, 7 भी नहीं, 7 चौक 28, 7 होगा। 7 का क्या होगा, 8 होगा। 8 का क्या रूल है, लास्ट के 3 डिजिट, तो देखिए होगा ही नहीं। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 9 भी नहीं होगा, 9 क्या 27 नहीं, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 12 दूनी 24, 14 14 दूनी 28 होगा और क्या होगा, डायरेक्ट 28 होगा। ठीक है, 28 होगा। अब देखिए इन दोनों में गुणनखंडन क्या है, इन दोनों में जो सेम गुणनखंडन क्या है, तो 20 और 28 का सार गुणनखंडन, 20 और 28 का सार गुणनखंड क्या है, बताइए। इन दोनों में सेम क्या है, देखिए एक दोनों का फैक्टर सेम है तो 1 हो जाएगा, 2 भी है तो 2 भी हो जाएगा, 3 है 3 दोनों में, 4 दोनों में तो 4 भी हो जाएगा, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 20 भी नहीं है, तो क्या होगा 1 2 और 4 क्या है, 20 और 28 का सार गुणनखंडन है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम इसी तरीके से देखिए, तो क्या 15 का गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 15 का गुणनखंडन क्या हो जाएगा, लिख लेंगे। 15 गुणनखंडन 1 तो होगा ही क्योंकि प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंडन होता है। क्या 2 होगा, नहीं। इकाई के में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 या 8 होना चाहिए, 2 से विभाज्य होने के लिए, तो 2 नहीं होगा। 3 5 15, 3 होगा। क्या 4 होगा, नहीं होगा। 5 होगा, 5 3 15 होगा और 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं और इसके बाद क्या होगा, 10 5 का डायरेक्ट क्या होगा, 15। ठीक है। और 25 का क्या गुणनखंडन हो जाएगा, 25 का गुणनखंडन 1 तो होगा ही। क्या 2 होगा, नहीं। 3 होगा, नहीं। 4 होगा, नहीं। 5 5 25, 5 होगा। 5 का तो कोई सी संख्या होगा, बताइए। 5 का तो कोई सी संख्या होगा, 6 7 8 9 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, डायरेक्ट क्या होगा, और 25 क्या होगा, डायरेक्ट 25। ठीक है। तो 15 और 25 का सार गुणनखंडन क्या हो जाएगा, बताइए। इन दोनों में सेम गुणनखंडन किस किस का है, बताइए। जो दोनों में सेम है, 1 है तो 1 तो होगा ही, और है, हाँ 5 है, और क्या है, 5। 1 और 5, 15 और 25 के सार गुणनखंडन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। पहले का सी है। देखिए अब 35 और 50 का सार गुणनखंडन ज्ञात करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 35 का गुणनखंडन क्या होगा, 35 का गुणनखंड 1 होगा ही क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। 1 के बाद क्या 2 होगा, नहीं। इकाई में कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, नहीं होगा। 3 से होगा, तो देखिए 3 का रूल क्या है, सभी संख्याओं का जो क्या हो 3 का गुण होता है, तो 5 3 8 तो नहीं होगा। 4 होगा, 4 भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट होना चाहिए, तो 4 8 32 और 3 6 पर बच रहा है। 5 से तो 5 7 35 होगा। ठीक है। 6 से भी नहीं होगा, 7 से, फिर किससे होगा, 7 से। ठीक है। 7 के बाद क्या कोई है, बताइए। देखिए 7 के बाद अगर मैं 8 भी लूँ, 9 लूँ, 10 लूँ, नहीं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं, तो डायरेक्ट क्या लूंगा, और क्या लूंगा, इसमें डायरेक्ट हम 35 ले लेंगे। ठीक है। क्या हमें पता है प्रत्येक संख्या अपना स्वयं का गुणनखंडन होता है। 50 का गुणनखंडन क्या होगा, बताइए। 50 का गुणनखंडन 1 होगा। इकाई के में अगर 0 2 4 6 8 है तो कुछ भी क्या 2 से भागो तो 0 हो, 2 से होगा। क्या 3 से होगा, नहीं, क्योंकि सभी संख्याओं का योग क्या हो 3 का गुणज हो, तो 5 तो नहीं आएगा। क्या 4 होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 5 धाम 50 होता है। क्या 6 होगा, 7 नहीं होगा, फिर क्या होगा 10, और क्या होगा 10। 10 के बाद क्या हो सकता है, बताइए। 10 के बाद 11 12 13 14 15 कुछ नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट होगा आपको 25 25 दूना 50, तो 25 होगा और डायरेक्ट उसके बाद क्या होगा, 50। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, 35 और 50 का सार गुणनखंडन क्या लिख देंगे, बताइए। इन दोनों में सेम कौन सी संख्या है,
कहीं एक तो दोनों में तो एक हो जाएगा, क्या दो है, नहीं, पाँच है दोनों में तो पाँच हो जाएगा, ठीक है। क्या और कोई संख्या है, नहीं, तो क्या 35 और 50 का सार गुणनखंड क्या होगा, एक और पाँच होगा। तो चलिए अब देखिए डी करते हैं, 56 और 120 का सार गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 56 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 56 का गुणनखंड एक होगा, इकाई अंक में 6 है तो हो जाएगा 2 से भी, और 3 का क्या रूल है, सभी संख्या का योग 3 का गुणा, तो 6 और 5 11 तो नहीं, 4 4 का क्या रूल है, लास्ट के दो अंतिम अंक तो देखना, 4 एकम 4 6 16, तो 4 से भी हो रहा है, 5 से होगा नहीं, लास्ट में कितना होना चाहिए, इकाई अंक में 0 या 5 होना है, तो 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, 6 नमा 54 नहीं, 7 से होगा, 7 8 56, 7 से हो जाएगा, क्या 8 से होगा, हाँ 8 7 56, 8 से भी हो जाएगा, क्या 9 से 9 6 54 नहीं, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं, 13 14 6 56, 14 से हो जाएगा, 14 के बाद किससे होगा, देखिए 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 से होगा, किससे होगा, 28 से, ठीक है, 28 का किससे होगा, और 56 से होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब 120 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 2, ठीक है, और सब 3 का क्या रूल है, 1 2 से क्यों हो रहा है, क्योंकि इकाई अंक में 0 है, 3 से भी होगा, क्योंकि देखिए सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 का गुणा, तो 3 1 2 3 3 का हो रहा है तो 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, अंतिम दो अंक हो रहा है 4 से तो हो जाता है, देखिए 4 5 20 तो 4 से भी हो जाएगा, 5 से क्या रूल है, इकाई अंक में 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और 5 तो 0 है तो 5 से हो जाएगा, 6 का क्या रूल है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से हो तो 6 से हो जाएगा, तो देखिए 6 से भी हो जाएगा, ये 7 से होगा, देखिए 7 से होगा, ये अगर 7 एकम 7 तो 5 0 7 17 1 से इस तरह बच रहा नहीं, तो 8 से हो जाएगा, देखिए 8 का क्या रूल है, अंतिम 3 अंक, तो 8 एकम 8 तो बचा 4 से, तो 8 5 40 तो हो जाएगा, तो 8 से भी लिख सकते हैं हम, 9 से तो नहीं होगा, क्या रूल है, सभी संख्या का योग क्या हो, 9 का गुण, तो 3 के 9 में तो आता ही नहीं, 10 में हो जाएगा, इकाई में क्या आना चाहिए, 10 आएगा तो हो जाएगा। 11 का क्या रूल है, विषम संख्या के स्थानों का योग और सम संख्या के स्थानों का योग क्या अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तो देखिए 0 और 1 और 2 में से 1 गया तो 1 नहीं होगा, 12 से क्या होगा, 12 धाम 120, 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से 16 से भी नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 15 8 120, 15 से हो जाएगा, 16 17 18 से भी नहीं होगा, 19 20 20 6 120 से भी हो जाएगा, ठीक है, 20 6 120। अब उसके बाद क्या होगा, 24 24 5 120, 24 से भी हो जाएगा, ठीक है, 25 26 27 28 29 30 से भी हो जाएगा, ठीक है, 30 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, 30 के बाद क्या 40 से हो जाएगा, हाँ 40 से भी हो जाएगा, 40 से के बाद किससे हो जाएगा, 60 से हो जाएगा, और उसके बाद किससे हो जाएगा, 120 से हो जाएगा। क्या है पता है, प्रत्येक संख्या अपना स्वयं का गुणनखंड होता है। देखिए 56 और 120 का सार गुणनखंड क्या होगा बताइए, इन दोनों में सेम कौन कौन सा है, 1 है दोनों में तो 1, 2 है दोनों में तो 2, क्या 4 है दोनों में, हाँ 4 भी है, क्या 7 है, नहीं 7 इसमें नहीं तो नहीं, 8 है दोनों में तो हाँ 8 भी है, 8 का क्या 14 है, इसमें नहीं है, 28 है इसमें नहीं है, 56 है इसमें नहीं, तो क्या हो गया 56 और 120 का क्या हो गया सार गुणनखंड 1 2 4 और 8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी सार गुणनखंडन ही ज्ञात करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 का गुणनखंडन क्या होगा, 4 का गुणनखंड क्या होगा बताइए, 1 होगा 2 होगा और क्या होगा स्वयं खुद 4 भी होगा, ठीक है। 8 का क्या होगा, 8 का गुणनखंड 1 होगा 2 होगा 4 होगा और क्या होगा 8 भी होगा, ठीक है। 12 का क्या गुणनखंडन होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा और क्या होगा 12 भी होगा, ठीक है। देखिए 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 3, क्या 5 के टेबल में आएगा, नहीं, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल फिर 12 में आएगा, और 8 में क्या रूल है 1 2 4 का, 3 में तो आएगा ही नहीं, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं, 7 और डायरेक्ट 8 में, और 4 में तो यही आएगा। देखिए 4 और 8 का 12 का 4 8 और 12 का सार गुणनखंडन क्या होगा, जो सभी में सेम है, तो देखिए क्या क्या सेम है, 1 तो सेम है सभी में, तो 1 तो सार गुणनखंडन होगा ही, 1 होगा, और क्या 2 सेम है, हाँ 2 भी है, और क्या 4 है 4, तो और क्या होगा 4, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, 4 8 और 12 का सार गुणनखंड क्या हो गया 1 2 और 4। अब चलिए दूसरा करते देखिए, तो इसमें भी सार गुणनखंडन ज्ञात करना है, तो देखिए 5 का गुणनखंडन क्या होगा, 5 का गुणनखंडन सिर्फ क्या होगा 1 होगा और क्या होगा 5 होगा, ठीक है, 1 और 5 होगा। 15 का क्या गुणनखंडन होगा,
एक तो होगा ही, एक के बाद क्या होगा 3, 3 पच्चे 15, 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, और क्या होगा डायरेक्ट उसके बाद 15 होगा। ठीक है, 25 का गुणनखंड क्या क्या होगा, एक तो होगा ही, क्या 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 नहीं, 5 डायरेक्ट होगा। ठीक है, 5 का क्या होगा, देखिए कोई सी संख्या है जो 25 होगा नहीं, और फिर उसके बाद क्या होगा डायरेक्ट 25 ही होगा। ठीक है, तो 5, 15 और 25 का सार गुणनखंड क्या आ गया, क्या आ गया, देखिए 1 है 5 है, तो क्या हो गया 1 और 5 ही क्या है, 5 और 15 और 25 का सार गुणनखंड, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। देखिए सार गुणनखंड बताया था, और सार गुणज क्या होता है, सार गुणज क्या होता है, देखिए गुणज क्या होगा मतलब पहाड़ है, अगर आम बोलचाल भाषा में कहे तो क्या होता है पहाड़ है, तो मतलब 6 का हमें पहाड़ लिखना है और 8 का पहाड़ा लिखना है। ठीक है, तो मतलब 6 का गुणज और 8 का गुणज लिखना है, और उन दोनों में जो सेम वैल्यू होगी उसका क्या होगा, सार गुणज होगा। इसी तरीके से जैसे हमने पिछले में सार गुणनखंडन क्या किया था, अगर 2 नंबर दे रखा है तो इसका गुणनखंडन और इसका गुणनखंडन होगा, और उन दोनों में जो सेम गुणनखंडन होगा वही क्या होता है, उसका सार गुणनखंडन होता है। तो इसी तरीके से क्या होगा, 6 का गुणज में लिखूंगा और 8 का गुणज लिखूंगा, और उन दोनों में जो सेम वैल्यू होगी तो उसी को क्या कहेंगे, सार गुणज कहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के हुए। देखिए जब 6 का गुणज क्या होगा, 6 कम 6 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42। ठीक है, 6 8 48, 6 9 54, 6 दाम 60, 66 और 72, और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब क्या लिख लेते हैं, 8 का गुणज भी लिख लेते हैं। 8 का गुणज क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दाम 80। ठीक है, फिर 88, फिर 96, और इसी तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि हमें पता है पहाड़े कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, पहाड़े या गुणज कहे तो कभी खत्म नहीं होता है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें 3 ही सार गुणज लिखना है, केवल 3। तो 6 और 8 के प्रथम 3 सार गुणज क्या होगा बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहे हैं बताइए। देखिए क्या 6 आ रहा है कॉमन, नहीं, तो देखिए 24 दोनों में आ रहा है, तो क्या 24 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और बस अगर आपको सिर्फ एक पता है ना तो उसके बाद सभी चीज पता जाएगा। जैसे अभी अगर आपको कोई भी गुणज पूछे, देखिए पहला गुणज कितना आ रहा है, 6 और 8 का 24, तो फिर जितना 24 है ना तो उसको बढ़ाते रहिए। 24 के बाद क्या होगा, 48 होगा, 48 में फिर 24 है तो 72 होगा। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, अगर हमें चाहे 10 भी सार गुणज आते हैं तो हम क्या बस थोड़ा सा भी लिख देंगे कि एक, अगर सिर्फ हमें एक मालूम होना चाहिए सार गुणज के में। ठीक है, अगर हमें एक भी मालूम चलता है, जैसे देखिए इन दोनों में कितना है इसका सार गुणज, 1 का 24, तो जितना आ रहा है ना उसको फिर से बढ़ाते जाइए, उतना ही बढ़ाते जाइए नंबर, तो वही हमारा सार गुणज। देखिए अब 24 है, 24 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 48। देखिए 48 का दोनों में है, देखिए 48 है। ठीक है, अब 48 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 72। तो क्या 72 दोनों में, देखिए 72 ये रहा और 72 ये रहा। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी। तो देखिए अगर मैं इसको और भी कर सकता हूँ, अगर देखिए 24 दूना 48, 24 72, फिर 24 दूना 96 भी होगा, फिर 24 जोड़ूंगा तो 120 होगा। ठीक है, ऐसे आगे जुड़ते थे जितना भी आगे बढ़ सकता था, क्योंकि हमें 3 ही चाहिए इसलिए 3 ही ठीक है। तो देखिए अगला करते हैं, 12 और 18 का भी चाहिए। तो 12 का गुणज क्या क्या हो जाएगा बताइए, 12 गुणज क्या हो जाएगा, देखिए 12, 24, 36, 48, 60, 72। ठीक है, 84, 96, 108, 120। ठीक है, और बस ठीक है, इसको यहीं पे आइए आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, 18, 36, 54, 72, 90। ठीक है, 90 के बाद 108, 126, 144, 162 और 180, और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। देखिए 12 और 18 का सार गुणज कितना होगा, 12 और 18 का, देखिए कितना हो जाएगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक, बस पहले एक छाट लेते हैं। तो देखिए क्या 36 दोनों में कॉमन आ रहा है, 36। तो मैंने बताया था अगर सार गुणज में सिर्फ एक ही पता चल जाता है तो हमें उतना ही बढ़ाते चलना है। तो देखिए 36 है तो 36 में और जोड़े तो क्या 72 होगा। ठीक है, और 72 भी देख लीजिए दोनों में कॉमन होगा, देखिए ये रहा 72 ये, और 72 में 36 और जोड़े तो कितना होगा, 108। तो देखिए 108 इसमें भी है और 108 इसमें भी है।
ठीक है। और इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे हम 36 और बढ़ाएंगे तो हमें आ जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि हमें 3 ही चाहिए था तो यही 3 है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमें 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिख लिए जो 3 और 4 का सार गुणज होगा। ठीक है, तो सार गुणज जब भी बताया कि हमें 3 का गुणज लिखना है और 4 का गुणज लिखना है, और उन दोनों में जो भी दोनों में गुणज सेम होगा वही क्या होगा, उसका सार गुणज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते तो देखिए, और 100 से छोटी लेना है हमें, 100 से ज्यादा वाले अंक लेना ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या करें, देखिए जैसे मैं 3 का गुणज लिखता हूँ, 3 का गुणज, ठीक है, 3 का गुणज क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ठीक है, और 3 धाम 30, 33, 36, ठीक है, और क्या होगा 39, क्या होगा 42, और इसी तरीके से डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिर 4 का गुणज क्या होगा बताइए, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 4 धाम 40, 4 11 44, 4 12 48, 4 13 52, 4 14 56, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। देखिए सार गुणज चाहिए हमें 100 से छूनी चाहिए, तो देखिए तो 3 और 4 का सार गुणज, ठीक है। देखिए सार गुणज एक ही, हमें अगर एक पता चल जाएगा तो हमें पता है, मैंने आपको भी बताया कि अगर हमें एक पता चल जाता है तो जितना वैल्यू आता है उसी को हम आगे जोड़ते जोड़ते क्या होता है, हमें सभी वैल्यू पता चल जाते हैं गुणज के। तो देखिए 3 और 4 में देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 12, देखिए सिर्फ 12 ही कॉमन आ रहा है। देखिए 12 का क्या आएगा, सिर्फ 12 फिर से तो जोड़ दीजिए तो क्या होगा 24, फिर 12 फिर से तो क्या 36, फिर 12 फिर से 48, फिर आगे फिर 12 तो 60, फिर 12 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 72, फिर 12 84, फिर 12 96। ठीक है, अगर और भी आगे जाता रहेगा, लेकिन मैं बस आपको इतनी, ये ट्रिक कोई नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए कोई भी सार गुणज दे रखा होगा, अगर हमें सिर्फ एक भी सार गुणज पता चल गया तो जितना नंबर हमें आया उसको उसी नंबर से आगे बढ़ाते जाइए। जैसे 12 आया तो 12 बढ़ाते चलिए। ठीक है, 12 में फिर 24, 24 में फिर से 12 तो 36, 36 में फिर से 12, तो क्या है इसी तरीके से सार गुणज आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। 5वां क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या है सहभाज्य। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है, सार गुणनखंडन में क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है। तो देखिए सार गुणनखंडन होता क्या है, कोई भी दो नंबर हमें दे रखा हो उसका हम फैक्टर कर देते हैं, जैसे इसका फैक्टर करेंगे और इसका फैक्टर करेंगे, और जो दोनों वैल्यू में जो सेम वैल्यू होती है उसी क्या कहते हैं, सार गुणनखंडन कहते हैं। और देखिए इन दोनों, अब इसमें भी क्या करते हैं, दोनों का हम सार गुणनखंडन ही करते हैं। ठीक है, दोनों का क्या करते हैं हम गुणनखंडन निकालेंगे, जैसे 18 का भी गुणनखंडन निकालेंगे और 35 का भी गुणनखंडन निकालेंगे। लेकिन क्या है, जो कॉमन दोनों में आता है ना, जो दोनों सार गुणनखंडन आता है, सार गुणनखंडन क्या केवल एक ही है, तो उसको क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें चेक क्या करना है, निम्न में से कौन सी संख्या होगी जो सहभाज्य होगी और सहभाज्य नहीं होगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर दे रखा हो, इसका मैं गुणनखंडन निकालूंगा और इसका गुणनखंडन निकालूंगा। ठीक है, और इन दोनों के जो सार गुणनखंडन होंगे, सिर्फ एक ही आए तो क्या होगा, वो सार गुण सहभाज्य संख्या होगी, और नहीं आए तो क्या होगी, एक से ज्यादा आए तो क्या होगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 18 का गुणनखंडन क्या क्या होगा, 1 2 3, 3 6 18, 4 नहीं होगी, 5 भी नहीं होगी, 6 6 3 18, 7 भी नहीं होगी, 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं, 9 दूना 18, 10 10 नहीं, फिर और उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट 18। ठीक है, 35 35 का गुणनखंडन क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 3 8 और 3 का गुणज होना चाहिए तो नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 5 7 35, 7 होगा, 7 पंचे 35, 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ नहीं होगा, 16 17 18 19 20, तो डायरेक्ट क्या होगा, और 35। ठीक है, क्या होगा, और 35। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या है, एक आ रहा है कॉमन, एक ही है ना, एक ही है सार गुणनखंडन, तो क्या होगा, ये 18 और 35 क्या होगा, एक सहभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 18 और 35 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, यही स्पेशल केस है किसका, सार गुणनखंडन का। जब क्या है, दोनों का गुणनखंडन निकाले और उन दोनों में सार गुणनखंडन क्या है, केवल एक ही है, तो वही संख्या क्या होती है, सार सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 15 और 37। तो 15 का गुणनखंडन क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, 37 का गुणनखंडन क्या होगा, 1 होगा और डायरेक्ट क्या होगा, 37 होगा। ठीक है, 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अगर आपको याद हो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या इसका गुणनखंडन क्या हो, केवल
स्वयं हो और एक हो तो उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो 37 हो गया। तो 15 और 37 का गुणनखंडन कितना हो गया? 15 और 37 क्या हो गया? क्या सहअभाज्य संख्या हो गया? हाँ होगा, क्योंकि इसका दोनों का गुणनखंडन क्या है, केवल एक ही आ रहा है। तो क्या होगा? 15 और 37 एक सहअभाज्य संख्या है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए 5वें का सी क्वेश्चन है, तो इसमें भी सहअभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 30 का गुणनखंडन क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, इकाई एक में 0 है, 3 भी होगा, 3 धाम 30, 4 नहीं होगा, 5 6 30, 5 होगा, फिर क्या होगा? 6 होगा, 6 का क्या 7 8 9 10 होगा डायरेक्ट, फिर क्या होगा? 10, फिर क्या होगा? 15 होगा, 15 का क्या होगा डायरेक्ट? और 30 होगा। ठीक है, 30। 415 का गुणनखंडन क्या क्या होगा बताइए? क्या 1 होगा? हाँ होगा। 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 में क्या देखते हैं? 5 1 6 6 4 10, तो नहीं होगा। 4 होगा, 4 भी नहीं होगा क्योंकि 2 अंक देखते हैं, नहीं। 5 5 होगा। ठीक है, इकाई में 5 है तो 6 से होगा ही नहीं। 7 7 चौक 28, 7 पंचे 35, और कितना बचा? 6 15, तो नहीं। 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं होगा, 8 से होगा ही नहीं क्योंकि 8 चौक 32, 8 पंचे 40, नहीं। 9 5 1 6 6 6 4 10, नहीं। 10 से होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से 5 4 9, नहीं। 10 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। क्या 13 से होगा? देखिए तो 1 और 5 से भी नहीं हो रहा, 8 9 10 मिनट। देखिए इसको हमें आगे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है? अगर क्या होती है, अगर एक ही नंबर, एक ही क्या हो, दोनों में कॉमन हो तो क्या होगी? सहभाज्य संख्या होगी। देखिए अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि इसमें ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो क्या होगा? नहीं। तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट इसमें? 30 और 15 415 सहभाज्य संख्या नहीं है। ना, क्योंकि अगर हमें कॉमन नहीं मिलता एक भी ज्यादा तो हम आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या इसमें भी एक कॉमन मिलेगा और इसमें भी एक कॉमन मिलेगा, तो क्या सहभाज्य संख्या है ही नहीं। क्या हमें पता है सहभाज्य संख्या क्या होती है? कोई भी दो नंबर गिवन हो, उसका गुणनखंडन हो और दोनों में केवल एक ही सार गुणनखंडन आए तो क्या होता है? सहभाज्य संख्या। तो इसमें आएगा ही नहीं। 17 का क्या होगा? देखिए 17 का गुणनखंडन क्या क्या होगा? 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो क्या होगा? 1 और 17 इसका गुणनखंडन होगा। ठीक है, 68 का गुणनखंडन क्या क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, 2 भी होगा, 2 क्या 3 होगा, 8 से 14, नहीं। 4 होगा, 4 दूनी 8, हाँ 4 होगा, हाँ 4 भी हो जाएगा। ठीक है, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 6 कम 6 नहीं, 7 भी नहीं, 8 9 10 भी नहीं होगा, 12 13 14 15 16 17, 17 चौक 68, 68 होगा। ठीक है, तो देखिए अब इतने से हमें पता चल रहा है कि देखिए ये भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आएगा। ये सहभाज्य संख्या होगा? नहीं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसको आगे करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो 17 और 68 सहभाज्य संख्या नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए अब 5वें का ई क्वेश्चन है, 216 215। तो देखिए सहभाज्य संख्या है, तो चेक करते हैं। 216 का गुणनखंडन क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 7 21 और 6, 3 दूनी 6 तो 3 भी होगा, 4 चौक 16 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी होगा, क्या 7 होगा? नहीं। 8 भी हो जाएगा। ठीक है, 9 भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे हुआ, तो हम इसको अभी बाद में चेक करेंगे। तो देखिए अब 215 गुणनखंडन लिख लेते हैं। 215 गुणनखंडन क्या होगा? 1 और 5 होगा, 1 और 5 का क्या होगा डायरेक्ट? इसका 215 होगा। ठीक है, क्या होगा? 215। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या एक कॉमन है, तो क्या होगा? ये आगे और जाएगा। ठीक है, मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ, और ये भी आगे और जाएगा इसके बीच में जो होगा। ठीक है, तो क्या इन दोनों में क्या है? एक कॉमन है, बाकी इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? ये 216 और 215 क्या एक सहभाज्य संख्या है। इसी तरीके से देखिए 81 का गुणनखंडन क्या होगा? 1 क्या 3 होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, नहीं। 8 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 9 9 81, 9 होगा, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, फिर क्या होगा? और डायरेक्ट 81 होगा। ठीक है, क्या होगा? 81। और 16 का क्या होगा गुणनखंडन? देखिए तो हाँ इसमें 27 भी होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा? 27 भी। ठीक है, तो 1 होगा, 2 होगा 16 का, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 का क्या होगा? 8 होगा, और 8 का क्या होगा? डायरेक्ट 16 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ 1, तो क्या होगा? 81 और 16
भी एक क्या है, सहभाज्य संख्या है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए छठा क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या 5 और 12 से भाग होता है, ठीक है, विभाज्य होता है, तो किस और अन्य संख्या से वह भी संख्या विभाजित होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए पहले क्या कर लेते हैं हम, 5 और 12 से भाग होने वाली संख्या लिख लेते हैं। तो मतलब क्या लेते हैं, 5 का गुणनखंडन लिख लेते हैं। देखिए पहले 5 का गुणनखंडन लिख लेते हैं, ठीक है। 5 का गुणनखंडन क्या होगा, 1 और 5 होगा, ठीक है। 5 और 12 का क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और क्या होगा, 12 होगा, ठीक है, 12। तो क्या देखिए 12 और 5 क्या है, 5 और 12 क्या है, एक सहभाज्य संख्या हो गया, तथा कोई भी संख्या जब क्या होगा, सहभाज्य संख्या हो, तो क्या, और पूछे कि 5 और 12 से विभाज्य होगा, तो क्या होगा, कोई भी संख्या अगर क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा, तो इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो संख्या होगा वही संख्या क्या होगा, इससे भाज्य होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या क्या हो, सहभाज्य संख्या हो, और पूछे कि वह इन दोनों से क्या हो रही है, भाग में हो रही है, तो क्या होता है, उन दोनों को गुना कर दीजिए। तो 12 और 5 को गुना करके तो कितना होगा, 60। तो 12 गुने 5 क्या होगा, 60। तो क्या होगा, वही संख्या क्या 60 से विभाज्य होगी। और दूसरे में क्या कह रहा है, किस अन्य संख्या से वह भाग होगा, तो ये संख्या किस किस से भाग होगा। तो 60 का देखिए, 60 का क्या लिखा है, गुणनखंडन, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या, अगर कोई भी संख्या का जितना गुणनखंडन होता है वह सभी को क्या कर देता है, पूरी तरीके से भाग कर देता है। देखिए क्या होगा सारा गुणनखंडन, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10, ठीक है, फिर 12, फिर 15, फिर 20, ठीक है, फिर 30, और क्या होगा, 7, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, पर जैसे देखिए कोई भी नंबर कहे कि इसका गुणनखंडन ज्ञात कीजिए कि कौन कौन संख्या से भाग हुआ, तो हमें क्या करना है, उस नंबर का गुणनखंडन निकाल लेना है, ठीक है। तो और जितने नंबर, जितना गुणनखंडन निकलेगा ना, तो ये प्रत्येक संख्या क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। हमने इसी चैप्टर में पहले जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया भी था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए 7वां क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, तो कौन सी संख्या जिनसे यह विभाज्य भी होगी। तो देखिए वह संख्या हमें ज्ञात करना है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर अगर उससे डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो गुणनखंडन होगा, इसका जो गुणनखंडन होगा वह सभी संख्या क्या होगा, उससे पूरी तरीके से भाग कर देगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, कोई भी नंबर क्या हो रहा है, एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इस नंबर का जो भी नंबर का जो गुणनखंडन होगा ना, वो भी उसको पूरी तरीके से भाग कर देगा। तो देखिए 12 का गुणनखंडन क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और क्या होगा, 12। देखिए 12 तो ऑलरेडी है जो इस संख्या को भाग कर दे रहा है, तो क्या इस संख्या को कौन कौन से भाग करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। इस तरीके से हमारा 3.4 प्रश्न खत्म कर चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।